प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे जापान की। जापान में लगातार आबादी कम होती दिख रही है। इस बीच जापान का लक्ष्य है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कुशल और तकनीकी टैलेंट को आकर्षित किया जाए। इससे जुड़े नए वीज़ा सुधार किए गए हैं। जापान का लक्ष्य है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 2030 तक 100 ट्रिलियन येन जापानी मुद्रा तक बढ़ाया जाए। निक्की एशिया के मुताबिक हाल ही में एक बैठक में जापानी कैबिनेट कार्यालय ने उन रणनीतियों पर चर्चा की जिसके तहत निवेश का विस्तार किया जा सके और दक्षिण पूर्व एशिया से उच्च कुशल तकनीकी पेशेवरों को आकर्षित करे। जापानी सरकार 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पहला, निवेश के अवसर बढ़ाना। दूसरा, कुशल तकनीकी कर्मचारियों को लाना। तीसरा, विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग को बढ़ाना। और चौथा, घरेलू व्यापार और रहने के माहौल को बढ़ाना। जापान इमिग्रेशन को सुविधाजनक बनाना चाहता है। इसके लिए जापान दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के टेक प्रोफेशनल्स के लिए देश में काम करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपनी निवास स्थिति प्रणाली को संशोधित करने पर विचार कर रहा है। जापान सरकार विदेशी कंपनियों को देश में स्थापित करने में सहायता के लिए व्यावसायिक स्थापना प्रक्रियाओं को अंग्रेजी में करने पर विचार कर रही है। कैबिनेट कार्यालय के उप मंत्री तात्सुनोरी इबियाशी ने 100 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य पाने की सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमने प्राथमिकता वाले मुद्दों की पहचान कर ली है। जापान में प्रत्यक्ष निवेश के 100 ट्रिलियन येन संतुलन तक पहुंचने के प्रयासों में तेजी लाएंगे। जापान अलग अलग क्षेत्रों में, खासकर देश के बाहरी इलाकों में श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए एक 5 वर्षीय कार्य वीज़ा प्रणाली पर भी शुरू कर रहा है। नया विशेष स्किल वीज़ा कम कुशल विदेशी श्रमिकों को कृषि, नर्सिंग, देखभाल, निर्माण और विनिर्माण जैसे कामों में करने के लिए जापान में प्रवेश की इजाज़त देगा। इस वीज़ा का उद्देश्य टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम की जगह लेना है, जो कई उल्लंघनों और अनियमितताओं के लिए विवादों में रहा है। नई वीज़ा प्रणाली से विदेशी मजदूरों के प्रवेश और रोजगार के लिए अधिक पारदर्शी प्रणाली की उम्मीद है। सरकार इन श्रमिकों के लिए स्थायी आप्रवासन के मार्ग पर विचार कर रही है। आइए हम बात करें अमेरिका की धमकी के बारे में। ईरान के हमले की धमकी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल की रक्षा का वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम इजराइल के लिए कवच बनेंगे। बाइडेन का बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले बुधवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हमले का बदला लेने की कसम खाई थी। दमिश्क में हुए हवाई हमले में ईरान के टॉप जनरल समेत 7 वरिष्ठ सैनिक अधिकारी मारे गए थे। आयतुल्ला अली खामनेई ने बुधवार को रमज़ान की समाप्ति पर एक संबोधन में कहा था कि दमिश्क में इजराइल का हमला हमारी ज़मीन पर हमले के समान था। ईरान के सरकारी टीवी प्रसारित संबोधन में खामनेई ने कहा, जब उन्होंने हमारे वाणिज्य दूतावास पर हमला किया तो ऐसा था जैसे उन्होंने हमारी ज़मीन पर हमला किया हो। जिन शैतानी ताकतों ने यह हमला किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और ज़रूर मिलेगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ईरान किस तरह से जवाब देगा। मध्य पूर्व के जानकारों का कहना है कि ईरान अगर इसराइल पर सीधे हमला करता है तो मौजूदा संघर्ष बड़े इलाके में फैल सकता है और ईरान के पास इसराइल का मुकाबला करने के लिए सैन्य क्षमता नहीं है। अधिक संभावना है कि ईरान लेबनान में अपनी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के जरिए इसराइल पर अधिक हमले करवा सकता है। गाज़ा में लड़ाई शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह लगातार इसराइल के बॉर्डर पर गोलाबारी कर रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इसराइल के बॉर्डर के पास लेबनान के इलाकों पर कब्जा जमाए हिजबुल्लाह के पास सैकड़ों हजार रॉकेट और मिसाइल है जो दक्षिणी इसराइल तक हमला कर सकती हैं। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के पूर्व अधिकारी जो ब्यूकिनो ने बीबीसी को बताया कि हिजबुल्लाह के पास हमास से कई ज़्यादा क्षमता है और वह इसराइल को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान के सुप्रीम नेता की टिप्पणी के बाद बुधवार को ही इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल काट्स ने तेहरान को खुली धमकी दी थी। काट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिब्रू में पोस्ट कर लिखा, अगर ईरान अपनी ज़मीन से हमला करता है तो इसराइल जवाब देगा और ईरान के अंदर हमला करेगा। हिब्रू में लिखे संदेश को उन्होंने दोबारा फारसी में भी पोस्ट किया था और दोनों ही ट्वीट में इजरायली विदेश मंत्री ने अली खामनेई को टैग किया था। आइए हम बात करें रूस की। रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को 70 से हवा में मार करने वाली मिसाइल ईगला एस की आपूर्ति की है। भारत जल्दी ही इस मिसाइल को हिमालय में चीन के खिलाफ तैनात करने जा रहा है। यह मिसाइल कहीं भी आसानी से ले जाई जा सकती है, कंधे पर रखकर फायर की जा सकती है। इसके जरिए फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाया जा सकता है। रूस ने इस मिसाइल की आपूर्ति ऐसे समय पर की है जब चीन और भारत के बीच तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन के बीच दोस्ती बिना किसी लिमिट वाली हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मिसाइल देना दिखाता है कि चीन के साथ करीबी होने के बाद भी रूस भारत के साथ दोस्ती को कमज़ोर नहीं करने जा रहा है। भारतीय सेना ने साल 2021 में भारतीय सेना ने सबसे पहली बार इस सोवियत डिज़ाइन वाली मिसाइल का इस्तेमाल शुरू किया था।
चीन के साथ 4 साल चल रहे तनाव के बीच भारत कंधे पर रखकर दागे जाने वाली इस मिसाइल को बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। इससे पहले साल 2020 में गलवान हिंसा के दौरान भारत के कई जवान शहीद हो गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का यह मिसाइल देना दिखाता है कि दोस्ती के बाद भी चीन हथियार मामले में रूसी नेतृत्व को भारत के खिलाफ झुका नहीं पाया। चीन भारत को हथियार बेचने का रूस से विरोध करता रहा है, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि वो ड्रैगन की इस बात को नहीं मानेगा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के नंदन उन्नीकृष्णन ने न्यूज़वीक मैगजीन से कहा, आम जनता को इस समझौते की असली शर्तें नहीं पता है, लेकिन आम राय यह है कि किसी हथियार को देने से पहले रूस उसके इस्तेमाल के संबंध में कोई शर्त नहीं लगाता है। उन्होंने कहा कि अब तक रूस और चीन के रिश्तों ने भारत और रूस के बीच रक्षा भागीदारी को प्रभावित नहीं किया है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेची है, जिसे उसने रूस के साथ मिलकर बनाया है। फिलीपींस के साथ चीन का तनाव चल रहा है और मनीला का अमेरिका के साथ रक्षा समझौता भी है। फिलीपींस जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल को दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखा रहे चीन के खिलाफ तैनात करेगा। फिलीपींस के पूर्व रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेजाना कहना है कि दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस उनके देश की संप्रभुता के खिलाफ किसी दुस्साहस का करारा जवाब देगी। वहीं अमेरिकी प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्लारी का कहना है कि रूस पर चीन के बढ़ते प्रभाव और भविष्य में होने वाले असर से भारत चिंतित हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को इस बात से चिंतित होना चाहिए कि अगर कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है तो चीन रूस पर हथियारों की आपूर्ति को रोकने के लिए अपना पूरा दबाव डाल सकता है। आइए हम बात करते हैं चीन की, जिसने अभी लद्दाख के पास अपना सैन्य अड्डा बनाया है। एसटी की रिपोर्ट के अनुसार मई 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद से जमीन पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। चीन ने हवाई क्षेत्रों, हेलीपैड, रेलवे सुविधाओं, मिसाइल अड्डों, सड़कों और पुलों का पर्याप्त विस्तार किया है। ये विकास 2 मुख्य उद्देश्यों को पूरा करते हैं: सैनिक की तेजी से तैनाती की सुविधा और विभिन्न प्रकार के आक्रामक क्षमताओं की स्थापना। प्लैनेट लैब्स द्वारा विशेष रूप से हिंदुस्तान टाइम के साथ साझा की गई उपग्रह छवियों की एक जांच से होटान, नगारी, गुस्सा में हवाई क्षेत्रों में चीन द्वारा किए गए उल्लेखनीय विस्तार का पता चलता है। और लासा, इन विस्तारों में नए रनवे का निर्माण, लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए गढ़वाले आश्रय और अतिरिक्त सहायता और सैन्य संचालन संरचनाओं की स्थापना शामिल है। विश्लेषण के लिए इन 3 चीनी हवाई क्षेत्रों का चयन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनकी रणनीतिक स्थिति पर आधारित था। चीन और भारत के बीच गतिरोध के बीच चल रहे अभियानों में भारतीय पक्ष और उनकी सक्रिय भागीदारी, इस गतिरोध ने द्विपक्षीय संबंधों को काफ़ी तनावपूर्ण बना दिया है, जो पिछले 6 दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जून 2020 में गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों और अज्ञात संख्या में चीनी सैनिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। ये 45 वर्षों में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जानमाल की पहली हानि है। भारतीय अधिकारियों ने विश्लेषण पर टिप्पणी देने से परहेज किया। हालांकि भारत ने इस पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय वार्ताओं और बैठकों के दौरान लगातार चीन को नियमित और स्वस्थ द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के लिए LAC पर सामान्य स्थिति बहाल करने के महत्व पर जोर दिया है। भारत में लद्दाख की राजधानी लेह से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। दक्षिण पश्चिमी सिंजियांग में होटान हवाई क्षेत्र में 2002 के बाद से कोई विस्तार नहीं देखा गया। जून 2020 में ली गई उपग्रह छवि ने हवाई क्षेत्र के पास किसी भी चल रहे निर्माण या विकास की अनुपस्थिति का संकेत दिया, कि लड़ाकू जेट की मेजबानी करने वाले मौजूदा विमान एप्रियन की उपस्थिति का खुलासा किया। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित हवाई क्षेत्र पैंगोंग झील से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहाँ भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच कई बार झड़पें हुई हैं। चीनी पक्ष वर्तमान में उस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुल का निर्माण कर रहा है। नगारी गुंसा हवाई क्षेत्र 2010 में चालू हुआ और 2017 में डोकलाम में गतिरोध के बाद इसका विस्तार किया गया। उस दौरान हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमान तैनात थे। जून 2020 में ली गई उपग्रह छवि में नगारी गुंसा हवाई क्षेत्र में लड़ाकू जेट के साथ केवल एक विमान एप्रन देखा गया था। जब हालांकि इस साल मई की एक के बाद छवि उल्लेखनीय विकास का खुलासा करती है, जिसमें एक नए टैक्सीवे का निर्माण और रनवे में किए गए सुधार शामिल है। इसके अतिरिक्त नव स्थापित विमान और सैन्य संचालन सहायता भवनों के साथ साथ कम से कम 16 नए कठोर विमान आश्रय बनाए गए हैं। इस हवाई क्षेत्र से UAV भी संचालित होते देखे जाते हैं। नगारी गुंसा ने चीनी सेनाओं के लिए रसद केंद्र के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो अक्साई चीन के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों और तिब्बत के भीतर गहराई में तैनाती के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। ल्हासा में हवाई अड्डा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की प्रशासनिक राजधानी ऐतिहासिक रूप ले रहा है, नागरिक और सैन्य दोनों अनुप्रयोगों वाली एक सुविधा। हालांकि यह LAC के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित नहीं है। यह तवांग से एक सीधी रेखा में 250 किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थित है, जो पूर्वी क्षेत्र के भीतर चीनी दावों में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। मई 2020 में एक उपग्रह छवि में ल्हासा हवाई अड्डे पर
मौजूदा विमान एप्रन पर लड़ाकू जेट तैनात दिखाई दिए। हालांकि इस साल मई की एक हालिया छवि में नए रनवे और एप्रन के विकास सहित चल रही निर्माण गतिविधियों का पता चला है। विशेष रूप से कम 30 नए कठोर विमान आश्रयों का निर्माण किया गया है। साथ ही नव स्थापित समर्थन भवन भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में उपग्रह इमेजरी ने ल्हासा हवाई क्षेत्र के दक्षिण में स्थित भूमिगत सुविधाओं के निर्माण को भी दर्शाया है। इसके अतिरिक्त एक रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाई, साथ ही एक वायु रक्षा इकाई हवाई अड्डे के आसपास देखी गई है, जैसे ही उपग्रह इमेजरी द्वारा कैप्चर किया गया है। इंटेल लैब में जियो इंटेलिजेंस में विशिष्टता वाले शोधकर्ता डैमियन साइमन के अनुसार इन 3 हवाई क्षेत्रों और सीमा के पास अन्य स्थानों पर देखी गई प्रगति क्षेत्र में भारत के फायदे को संतुलित करने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के चीन के रणनीतिक उद्देश्यों को दर्शाती है। उन्होंने कहा इन स्थलों पर यूएवी और उन्नत विमानों के उपयोग सहित महत्वपूर्ण और विविध तैनाती के साथ चल रही निर्माण गतिविधियां विशेष रूप से भारत के साथ सक्रिय सीमा स्थिति के प्रकाश में अपनी आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के चीन के प्रयासों को रेखांकित करती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।